गाथा उस वीर योद्धा की जिसने अपने साहस और संघर्ष से समूचे हिंदुस्तान को मराठा पराक्रम का लोहा मनवाया। वह शूरवीर जिसने स्वराज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जिसकी वीरता की गूंज अटक से कटक तक सुनाई दी। यह कथा है उस महापराक्रमी योद्धा की जो केवल रणभूमि का नायक ही नहीं बल्कि शौर्य, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक भी था। एक ऐसा सम्राट जिसकी अमर गाथा आज भी वीरता का प्रतीक मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र और विशाल मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति वीर संभाजी महाराज की, जिन्हें स्वराज्य रक्षक, शक्तिमान शंभू और छावा के नाम से भी जाना जाता है। संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्धों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह त्याग, धैर्य और अडिग संकल्प की प्रेरणादायक गाथा भी है। उनकी वीरता को शब्दों में बांधना आसान नहीं, लेकिन एक कवि ने उनके पराक्रम को कुछ यूं अभिव्यक्त किया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी, परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण स्वराज की रक्षा और हिंदवी साम्राज्य की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा से शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारत हासिल की और अपनी रणनीतिक कुशलता से बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को धूल चटा दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए अकथनीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया और हंसते हंसते अपने प्राणों को मां भवानी के चरणों में अर्पित कर दिया। इस वीर योद्धा की कहानी, जिसने 140 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की, इतिहास में स्वाभिमान और बलिदान की अमिट गाथा के रूप में अंकित हो चुकी है। आज हम उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे जिन्होंने उन्हें अजय योद्धा और अमर नायक बना दिया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। दुर्भाग्यवश जब वे केवल 2.5 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी माता जीजाबाई ने किया, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जीजाबाई ने जैसे अपने पुत्र शिवाजी को स्वराज्य और धर्म के प्रति समर्पित किया था, वैसे ही उन्होंने अपने पोते संभाजी में भी राष्ट्रभक्ति, धार्मिक आस्था और उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। उनके आदर्शों ने आगे चलकर संभाजी महाराज के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह न केवल अपनी दादी के अत्यंत प्रिय थे, बल्कि उनके जीवन दर्शन को आत्मसात भी करते गए। हालांकि जीजाबाई भली भांति जानती थीं कि केवल श्रेष्ठ चरित्र और नैतिकता किसी व्यक्ति को महान शासक नहीं बना सकते। इसीलिए उन्होंने संभाजी को शिक्षा और प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए काशीराम शास्त्री के पास भेजा। वहां उन्होंने गणित, तर्कशास्त्र, भूगोल, इतिहास, रामायण, पुराण और संस्कृत व्याकरण जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया। वहीं युद्ध कौशल और शारीरिक प्रशिक्षण की शिक्षा उन्हें स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली। बचपन से ही संभाजी ने अपने पिता के स्वराज्य निर्माण के प्रयासों को निकटता से देखा और मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने कई अवसरों पर अपनी वीरता और सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। महज 16 वर्ष की आयु में उन्होंने रामनगर के युद्ध में भाग लिया और अपनी पहली बड़ी विजय प्राप्त की। 1675 से 1676 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल सैन्य अभियान चलाए, जो मराठा साम्राज्य के विस्तार में मील का पत्थर साबित हुए। युद्ध नीति में निपुण होने के साथ साथ संभाजी महाराज साहित्य और कला के भी विद्वान थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत, ब्रज और अन्य भाषाओं में बुद्ध भूषण, नक्षत्रमाला, नायिका भेद और 7 शतक जैसे ग्रंथों की रचना की, जो उनकी गहन विद्वता को दर्शाते हैं। संभाजी महाराज का विवाह 17 वर्ष की आयु में येसुबाई से हुआ। येसुबाई के पिता अविभाजित मराठा साम्राज्य के प्रमुख सरदारों में से एक थे।
इस विवाह ने मराठा शक्ति को और भी संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विवाह केवल एक पारिवारिक गठबंधन नहीं था, बल्कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी बना। इस विवाह के माध्यम से मराठा साम्राज्य में विभिन्न कबीले और परिवारों के बीच एकता और समन्वय स्थापित हुआ, जिससे साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता मिली। इसी समय 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण कर मराठा स्वराज्य को सशक्त किया और मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष को और अधिक तेज कर दिया। इस संघर्ष में उनके पुत्र संभाजी भी कदम से कदम मिलाकर चले। हालांकि यह पहला अवसर नहीं था जब संभाजी मुगलों के सामने आए। औरंगजेब के षड्यंत्र के तहत जब शिवाजी को आगरा में बंदी बनाया गया, तब संभाजी भी उनके साथ कैद हुए। लेकिन 17 अगस्त 1666 को दोनों पिता पुत्र चतुराई से मुगलों को चकमा देकर टोकरे में छिपकर आगरा से निकलने में सफल रहे। यह घटना संभाजी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुई। उन्होंने बाल्यावस्था में ही मुगलों की कूटनीति और छल प्रपंच को समझ लिया था। यही अनुभव आगे चलकर औरंगजेब के साथ उनके तीव्र वैचारिक मतभेद का प्रमुख कारण बना। 1674 से 78 तक जब छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शक्तिशाली राज्यों के खिलाफ अपने अभियानों में व्यस्त थे, तब संभाजी ने मराठा सेना के विभिन्न अभियानों का नेतृत्व किया और कई सफलताएं अर्जित की। उनकी सैन्य प्रतिभा ने मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्ति प्रदान की। हालांकि उनके विचार और नेतृत्व शैली कई बार अन्य मराठा सरदारों के साथ मतभेद का कारण बनी। बचपन से ही संभाजी अपने तरीके से मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करना चाहते थे, जिससे दरबार में मौजूद प्रभावशाली सरदारों और प्रशासकों के साथ उनका टकराव होता रहा। दादोजी कोंडदेव, जो मराठा प्रशासन में एक प्रभावशाली भूमिका निभाते थे, कई बार संभाजी के निर्णयों से असहमत रहते थे। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि शिवाजी महाराज और संभाजी का व्यक्तित्व एक दूसरे से काफी भिन्न था। शिवाजी महाराज अपने हर निर्णय को गहराई से परखते थे और कूटनीतिक सूझबूझ के साथ निर्णय लेते थे। दूसरी ओर संभाजी अधिक बेबाक और निर्भीक थे। वे दिल की आवाज पर चलते थे। कह सकते हैं कि जहां शिवाजी महाराज नीति और दूरदर्शिता से संचालित होते थे, वहीं संभाजी के फैसले साहस और स्पष्टवादिता से प्रेरित होते थे। संभाजी महाराज की स्पष्टवादी और निडर स्वभाव वाली नेतृत्व शैली कई मराठा सरदारों को रास नहीं आती थी। यही कारण था कि मराठा साम्राज्य में कुछ प्रभावशाली सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजाराम को उत्तराधिकारी बनते देखना चाहते थे। यह उत्तराधिकार का संघर्ष केवल मराठा सरदारों तक सीमित नहीं था, बल्कि खुद राजाराम भी इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा थे। राजाराम की माता हीराबाई अत्यंत महत्वाकांक्षी थीं और अपने पुत्र को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठाने के लिए प्रयासरत थीं। कहा जाता है कि उन्होंने इस लक्ष्य को पाने के लिए कई षड्यंत्र रचे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने विश्वासपात्र सोहराब की मदद से संभाजी महाराज को विष देने तक की योजना बनाई थी। इन परिस्थितियों के चलते संभाजी और राजाराम के बीच टकराव और अधिक बढ़ गया। दोनों भाइयों ने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि इस संकट का अस्थायी समाधान तब निकला जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी की योग्यता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। इस बीच शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा, जिससे मराठा साम्राज्य पर मुगलों का दबाव बढ़ गया। ऊपर से संभाजी और राजाराम के बीच गहराते मतभेदों का लाभ मुगलों ने उठाने की कोशिश की, क्योंकि मराठा शक्ति अंदरूनी विवादों के कारण विभाजित हो रही थी। ऐसे में संभाजी को यह भली भांति समझ आ गया था कि यदि मराठाओं को मुगलों के चंगुल से बचाना है, तो उन्हें स्वयं सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनकी पत्नी हीराबाई ने अपने प्रभावशाली मंत्रियों के साथ मिलकर राजाराम को सिंहासन दिलाने की योजना बनाई। यह षड्यंत्र सफल रहा और 21 अप्रैल 1680 को मात्र 10 वर्षीय राजाराम को गद्दी पर बैठा दिया गया। हालांकि संभाजी ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तुरंत रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया और कई मराठा सरदारों का समर्थन हासिल किया। अंततः 20 जुलाई 1680 को संभाजी ने आधिकारिक रूप से सिंहासन ग्रहण किया
और मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। संभाजी महाराज के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग मराठा सरदार हमीरराव मोहिते से जुड़ा है। हमीरराव सोहराब के भाई थे और जब सोहराब ने संभाजी महाराज के खिलाफ विद्रोह किया तब हमीरराव खुद पन्हाला किले गए थे ताकि संभाजी को राजा राम की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर सकें। लेकिन जब उनकी मुलाकात संभाजी से हुई तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने राजा राम का समर्थन करने के बजाय संभाजी महाराज के प्रति निष्ठा जताई। यह फैसला राजा राम और सोहराब के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। संभाजी महाराज ने छत्रपति बनते ही राजा राम, उनकी माता सोहराब, उनके भाई और पत्नी जानकी बाई को बंदी बना लिया। साजिश रचने के आरोप में सोहराब को अक्टूबर में फांसी दे दी गई। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सोहराब की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी और खुद संभाजी महाराज ने उनका अंतिम संस्कार किया था। 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब और उसके बेटे मोहम्मद अकबर के बीच दिल्ली सल्तनत को लेकर संघर्ष छिड़ गया। मोहम्मद अकबर अपने पिता की कठोर नीतियों का विरोधी था और सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था। इस कारण 1681 में वह अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर बैठा। औरंगजेब ने अपने बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिससे बचने के लिए मोहम्मद अकबर ने मराठा शासक संभाजी महाराज की शरण ले ली। यह घटना संभाजी और औरंगजेब के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक बिगाड़ने वाली साबित हुई। इसी बीच वे सामंत जिन्होंने पहले राजा राम को सिंहासन पर बैठाने की कोशिश की थी, उन्होंने अब मोहम्मद अकबर से संपर्क साधा और रायगढ़ किले पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य में मिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने इस आशय का एक पत्र भी अकबर को लिखा, लेकिन मोहम्मद अकबर ने यह पत्र सीधे संभाजी महाराज को भेज दिया। यह देखकर संभाजी को भारी क्रोध आया और उन्होंने उन सभी सामंतों को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया। संभाजी महाराज के शासनकाल में उनका संबंध पुर्तगालियों से भी खराब होने लगा। पहले मराठों और पुर्तगालियों के बीच दक्कन सल्तनत के प्रभाव को सीमित करने के लिए गठबंधन था, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगीं और दोनों के बीच टकराव बढ़ने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के 2 साल बाद लेकिन संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को दबाने के लिए आक्रामक नीति अपनाई और उनके कई ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान उन्होंने गोवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे मराठाओं को कई बंदरगाहों पर नियंत्रण मिल गया। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसने गोवा के पुर्तगाली वायसराय को पत्र भेजकर मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आग्रह किया, लेकिन वायसराय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। असल में यह वह दौर था जब मराठाओं की शक्ति चरम पर थी। बीजापुर, गोलकुंडा और बेसिन जैसे इलाकों से उन्हें चौथ और सरदेशमुखी के रूप में भारी राजस्व प्राप्त हो रहा था, जिससे उनकी सैन्य ताकत निरंतर बढ़ रही थी। पुर्तगालियों से समर्थन न मिलने पर औरंगजेब ने खुद ही मराठाओं के खिलाफ अभियान छेड़ने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले दक्षिण महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र नासिक और बागलान में हमले शुरू किए। वहां कई युद्ध हुए, लेकिन 1666 तक मुगल सेना किसी भी प्रमुख मराठा किले को जीतने में नाकाम रही। आखिरकार जब सैन्य बल से सफलता नहीं मिली तो औरंगजेब ने छल का सहारा लिया। मुगलों ने किलेदार को मनसब की पेशकश कर सालहेर का किला हथिया लिया। इसी तरह शीशागढ़, पिंगलबाड़ी, मदनगढ़, मर्दन, अंधा और करनी जैसे कई महत्वपूर्ण स्थान मुगलों के कब्जे में चले गए। इन लगातार हमलों के कारण संभाजी महाराज ने रायगढ़ से दूर संगमेश्वर में ठहरने का निर्णय लिया। एक दिन जब वह रायगढ़ लौटने वाले थे तो कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आए। उनकी बातें सुनने के लिए संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 150 सैनिकों को रखा और बाकी सेना को रायगढ़ के लिए रवाना कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए गणेश शिर्के ने मुगल सरदार मुकर्रम खान को सूचना दी। मुकर्रम खान ने 5000 सैनिकों की फौज के साथ एक गुप्त रास्ते से संगमेश्वर पर हमला कर दिया। यह वह मार्ग था जिसे केवल मराठा जानते थे, इसलिए संभाजी महाराज को कभी यह अंदेशा नहीं था कि कोई शत्रु इस रास्ते से आ सकता है। लेकिन गणेश जी शिर्के, जो कि संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई का भाई था, वह बर्तनदारी को लेकर संभाजी महाराज से नाराज चल रहा था और इसी कारण उसने मुगलों से मिलकर विश्वासघात कर दिया। संभाजी महाराज ने पूरी ताकत से संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन मात्र 150 सैनिकों के साथ 5000 की विशाल मुगल सेना का सामना कर पाना असंभव था।
आखिरकार उन्हें उनके विश्वास पात्र सलाहकार कवि कलश के साथ बंदी बना लिया गया और अहमदनगर के बहादुरगढ़ किले में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले दोनों की जबान काट दी गई, फिर उनकी आंखें निकाल ली गईं। लेकिन इतनी यातनाओं के बावजूद भी वे न तो झुके और न ही अपना धर्म छोड़ा। जब कोई भी पीड़ा उन्हें तोड़ नहीं सकी तो अंततः उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि उनकी हत्या के बाद औरंगजेब ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और उन्हें तुल्लापुर की भीमा नदी में फेंकवा दिया। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उन टुकड़ों को इकट्ठा कर विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 140 से अधिक युद्ध लड़े और कभी भी पराजित नहीं हुए। उनका अंतिम युद्ध विश्वासघात की वजह से गंवाना पड़ा, लेकिन उनके बलिदान ने आने वाले मराठा योद्धाओं के हृदय में हिंदवी स्वराज की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उनका जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही मराठा इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।